जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वर्णमाला में जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि आज की क्लास में हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। इसके अलावा हम स्वरों के उच्चारण स्थान को समझेंगे। स्वरों का वर्गीकरण आज हम करने वाले हैं। उसके अलावा हम स्वरों के उच्चारण स्थान को भी समझने वाले हैं। इसके अलावा पिछली क्लास में जो छूटे हुए जो प्रश्न हैं वो उन प्रश्नों पर भी चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने देखा था कि हिंदी शब्द पर हमने चर्चा किया था। हिंदी शब्द से क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपका रह गया था कि जो हिंदी भाषा को जो है भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुई थी। 1949 ईस्वी को मान्यता प्राप्त हुई, तो ये वाला प्रश्न एक तो रह गया था। दूसरा एक टॉपिक जो है वर्ड से एक और प्रश्न रह गया था आपका। वर्ड जो है भाषा की, वर्ड कहें या ध्वनि। वर्ड जो होता है वह लिखित रूप होता है, जो ध्वनि होती है वह जो है मौखिक रूप होती है। तो भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसलिए है कि इनके जो है टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जो ये ध्वनि है या वर्ड है, यह जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई इसलिए है कि इसके बाद अब कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि जो भी हलंत वर्ड है इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। या जैसे ये अ वर्ड है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। या जो ये है ई वर्ड है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, वर्ड या ध्वनि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है तो उसका भी तो क्रम होगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। अगर प्रश्न ये आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है या ध्वनि है, तो फिर प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो हम उसे भी समझेंगे। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है। वाक्य, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है। वाक्य, इसे हम अलग कलर से लिख लेते हैं, वाक्य। इसके बाद अगर पूछा जाए कि वाक्य से छोटी इकाई, भाषा की अगर देखा जाए तो वाक्य से छोटी इकाई कौन होगी, तो वाक्य से छोटा क्या होगा? आप वाक्य से अगर छोटा देखा जाए तो उपवाक्य होगा। उपवाक्य होगा। उपवाक्य से अगर छोटा देखा जाए तो क्या होगा? पदबंध होगा। पदबंध, पदबंध से देखा जाए, पदबंध की छोटी इकाई अगर पूछा जाए आपसे तो क्या होगा? पद होगा, या इसे शब्द कहेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पद की छोटी इकाई क्या है, तो पद की छोटी इकाई क्या होगा? अक्षर होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अक्षर की छोटी इकाई क्या है, तो अक्षर की छोटी इकाई वर्ण है, या इसे हम ध्वनि भी कहते हैं।
ध्वनि मौखिक रूप है और जो वर्ण है वह लिखित रूप है। यहाँ तक आपने समझ लिया। भाषा की सबसे यह बड़ी इकाई वाक्य है और यहाँ हम नोट कर लेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। यहाँ पर हम लिख लेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य का छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध की छोटी इकाई पद है और पद का छोटा इकाई अक्षर है और अक्षर का जो है वर्ण है। जो पद है उसे हम शब्द कहते हैं, यानी कि पद को हम शब्द भी कहते हैं और जो वर्ण है उसे हम ध्वनि भी कहते हैं। अब हम समझ लेंगे ये जो हमने यहाँ पे देखा वो किस तरह से जो है ये इसके हम छोटे टुकड़े कर सकते हैं। जैसे हमने कोई वाक्य लिया, मन, वाक्य हम किसी और कलर से बना लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, इसे हम बना लेते हैं। जैसे हमने कोई मन भावन कृष्णा, मन भावन कृष्ण ने वंशी बजाया, मन भावन श्री कृष्ण ने वंशी बजाया। देखिए ये वाक्य है, यह जो है वाक्य है। तो ये जो है भाषा का जो है सबसे बड़ी इकाई माना जाता है कि मन भावन कृष्ण ने क्या किया, बंसी बजाया। पद अब यहाँ पे उससे अगर छोटा करें, उपवाक्य की बात करें तो उपवाक्य में देखें दो उपवाक्य मिल करके जो है मिश्र वाक्य बनते हैं। जैसे रामू ने कहा है कि, रामू ने कहा है कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। देखें यहाँ पे दो जो है उपवाक्य हैं, दो उपवाक्य मिल करके जो है यहाँ पे कौन सा वाक्य बन रहा है, यहाँ पे मिश्र वाक्य बन रहा है। तो यहाँ पे दो जो उपवाक्य हैं इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे एक तो ये है, एक दूसरा यहाँ तक है। तो रामू ने कहा है कि, रामू ने कहा है कि, रामू ने कहा है कि, यहाँ तक हम देखेंगे, यहाँ तक देखेंगे। यहाँ पर क्या है, यह एक उपवाक्य है, तो यानी कि जो वाक्य है उससे ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब हम देखेंगे पदबंध, पदबंध देखेंगे तो जो देखेंगे मन भावन जो कृष्ण है एक बंध है, मतलब एक पदबंध है। अब उसी तरह से देखेंगे नीले कंठ वाले शिव, इसके आगे कोई भी आप इससे वाक्य बना सकते हैं। नीले कंठ वाले शिव जो है वो काफ़ी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है एक ये पदबंध है, ये सारे जो एक एक पद हैं जो कि शिव से जुड़े हुए हैं और ये सारे पद मिल करके एक पदबंध बना रहे हैं। तो ये जो है उपवाक्य से थोड़े से छोटे माने जाते हैं। यानी कि जो है उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है, पदबंध है। हमने वाक्य को देख लिया, हमने उपवाक्य को देख लिया और हमने पदबंध को देख लिया। अब हम देखते हैं पद को कि हम पद किसे कहते हैं और शब्द कहते हैं किसे कहते हैं। तो पद ले लेंगे, हम पद को समझेंगे। जैसे ये एक शब्द है
कमल। कमल जो है यह एक शब्द है। अगर यह अकेला है तो यह शब्द है, लेकिन अगर यह किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो यही जो कमल शब्द है यह क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। जैसे कमल का रंग लाल है। कमल का रंग कैसा है? कमल का रंग कैसा है? लाल है। तो यहाँ जो है ये कमल अब क्या हो गया? अब ये पद बन गया। और इसके अलावा यह पदबंध से जो है छोटी इकाई हो गया। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध, पदबंध की छोटी इकाई पद या शब्द। जब यह अकेला है, यहाँ पे लिखा हुआ है अकेला है कमल, तो ये क्या है? शब्द है। जब यह वाक्य में आ गया, यानी कि जब वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तब ये क्या बन गया? तब ये जो है पद बन गया। अकेला था तो शब्द था, जब पद वाक्य में आया तो यह पद बन गया। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पद से छोटी इकाई क्या है? तो पद से छोटी इकाई हम यहाँ ऊपर देख लेंगे। जैसे पद से छोटी इकाई अक्षर है, ये क है, हलंत लगा हुआ है। जब इसमें अ मिलेगा तो ये जो है क पूरा हो जाएगा और इसके नीचे से हलंत हट जाएगा और यही जो क है यह का बन जाएगा? यह बन जाएगा अक्षर। और जब इसमें से अ हम निकाल देंगे, यानी कि क हलंत वाला रहेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वर्ण। वर्ण या कहेंगे इसे हम ध्वनि। और यही जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है या ध्वनि है। तो उम्मीद है कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो शब्द और पद में क्या अंतर है? तो या आपसे पूछा जा सकता है कि वाक्य से छोटी इकाई या उपवाक्य से छोटी इकाई या पदबंध से छोटी इकाई या पद से छोटी इकाई या अक्षर से छोटी इकाई। इस तरह से भी प्रश्न कैसे भी उल्टा सीधा करके आपसे प्रश्न किया जाएगा। लेकिन अगर ये सारा जो है अगर आपको नियम पता है तो फिर यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे हम देखते हैं। मुझे लगता है कि पिछली क्लास में जो बातें रह गई थी, 2-4 बातें रह गई थी, तो उसको हमने अभी तक समझ लिया। अब जो है हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण। इसके अंदर हम लिखेंगे स्वरों के वर्गीकरण के निम्न आधार हैं। स्वरों के वर्गीकरण के निम्न आधार हैं। अब यहाँ देखेंगे कि कितने आधार हैं और सारे जो है आधारों के आधार पर किस तरह से किया गया है वर्गीकरण, यहाँ पर देख लेंगे हम। तो पहली इसमें देखेंगे
पहला प्रकार जो है, पहला प्रकार देखेंगे उच्चारण या मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। दूसरा है उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अगला देखेंगे प्रकार है जिह्वा के उत्थापित अर्थात उठने के आधार पर। पहला आधार क्या है, किस आधार पे? उच्चारण या मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या आधार है? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा क्या है? जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पे। उसके बाद अगला है मुख विवर मुख विवर के आधार पर। और इसका आखिरी है ओठों की आकृति के आधार पर। यहाँ तक आप एक एक को काउंट कर लीजिए, कितने हो गए आधार? आपका हो गया उच्चारण या मात्रा के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तीसरा होगा जिह्वा के उत्थापित होने के आधार पर यानी उठने के आधार पर। चौथा हो गया मुख विवर के आधार पर। और पांचवा हो गया ओठों की आकृति के आधार पर। उच्चारण या मात्रा या के आधार पर जो है इसके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार इसके कौन कौन से हैं? लघु स्वर या मूल स्वर। लघु स्वर या मूल स्वर। पहला है लघु या मूल स्वर। दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर। और तीसरा है प्लूत या कहीं कहीं इसको जो है लुप्त नाम से जानते हैं। तो कहीं कहीं जो है यह लघु या मूल प्लुत स्वर के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं जो है यह लुप्त के नाम से जाना जाता है। एक ही तरह से है प्लुत और लुप्त, ध्यान देंगे आप। अब इसमें देखेंगे उच्चारण के आधार पे तो लघु है, मूल है और दीर्घ गुरु है और ये प्लुत और लुप्त है। अगर उच्चारण या मात्रा के आधार पे देखा जाए तो ये कौन सा है? एक मात्रिक है। एक मात्रिक है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है।
इसमें थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। एक मात्रिक है ये, दूसरा है द्विमात्रिक, और तीसरा है प्लुत या लुप्त स्वर जो है ये है त्रिमात्रिक। यानी कि पुकारने के लिए। पुकारने के लिए तथा इसका जो है मोस्टली प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, और जो है यह या तो इस तरह से हिंदी के 3 या फिर जो है अंग्रेजी के एस आकार से जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये जो प्लुत स्वर है। लघु या मूल की स्वर की बात करें तो ये आपका अ है, ई है, ऊ है और री है। यानी कि इनकी संख्या जो है 4 है। अ है, ई है, ऊ है और री है। ये जो है यही मूल स्वर हैं और इन्हीं मूल स्वरों से सारे स्वरों का निर्माण हुआ है। ध्यान देने वाली बात है यह। अ, ई, ऊ, री यही जो है मूल स्वर है और इन्हीं से जो है किसका निर्माण हुआ है? सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। अब देख लेंगे गुरु और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो अब इसके आगे हम जाएंगे। आ हो गया, दीर्घ आ, दीर्घ ई हो गई, दीर्घ ऊ हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद ए हो गया, फिर ओ हो गया और औ हो गया। इनकी संख्या जो है 7 है। यानी कि जो मूल स्वर हैं या लघु स्वर हैं उनकी संख्या 4 है और जो दीर्घ स्वर हैं या गुरु स्वर हैं उनकी संख्या 7 है। आ, ई, ऊ, ए, ओ, औ। अ, ई, ऊ, री। देखिए सभी उच्चारण आराम से हो रहा है। इसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, यानी कि 2 मात्राओं का जोर लगाना पड़ रहा है। और इसमें जो है इसमें जो है किस तरह का शब्द आपसे पूछा जाएगा, जैसे राम, मोहन। तो ये जो है आपका जो ये बीच में जो लग रहा है यही आपका जो है प्लुत या लुप्त स्वर है। और इसे बने हुए इस तरह के जो शब्द हैं, यानी कि जो लुप्त है या प्लुत स्वर है, यह जो है पुकारने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जब हम इसको पुकारते हैं, यानी कि कोई जब निबंध या कहानी में पुकारने के लिए जहाँ तो इसका इस्तेमाल हिंदी में भी होता है और मोस्टली जो है इसका संस्कृत में होता है। अब हम अगला आधार देखेंगे। तो अगला आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। पहले आधार को हमने देख लिया उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अगला आधार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम इसको जो है बांट लेते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। एक तो है आपका मूल या लघु या ह्रस्व। ह्रस्व आपका यहाँ भी आ सकता है, आप इसको जो है यहाँ भी ह्रस्व लिख सकते हैं। तो मूल, लघु या ह्रस्व स्वर। और दूसरा जो है इसका प्रकार है थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे, एक जैसा ही रखेंगे। देखिए पहला आधार है इसका मूल
ह्रस्व या लघु स्वर। दूसरा इसका प्रकार है दीर्घ या फिर दीर्घ, या एक और इसका नाम है जो आता है इसको गुरु भी, गुरु यहाँ हमने देखा भी था, ये गुरु हो गया। और एक और नाम है, अभी ध्यान नहीं पड़ रहा है तो देखेंगे। यानी कि ये जो यहाँ पर जो मूल स्वर हैं अ ई उ री, ये यहाँ पर आ जाएंगे जो कहते हैं उसी तरह से अ कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो हम इसको फिर लाएंगे। अ आ गया आपका, ई आ गई, उ और री, ये सारे जो है एक मात्रिक हैं, यानी इनके उच्चारण में बहुत आसानी होती है, एक मात्रा का समय लगता है। अ ई उ री। अब इसमें जो 7 थे वो जो कहते हैं वो आ जाएंगे दीर्घ और गुरु में। तो कौन कौन से थे, अभी इसका एक और नाम है, याद नहीं पड़ रहा है मुझे तो क्या क्या आ जाएगा, इसी तरह से आ जाएगा आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद आएगा आपका ए, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद आएगा आपका औ। अब देखें इसमें जो है 2 कैटेगरी है, इसके 2 कैटेगरी हैं। एक तो है सजातीय, एक तो है सजातीय और दूसरी है विजातीय। इसको बांट देंगे हम, टोटल 7 थे। अब इनको जो है हम कैसे बांटेंगे, 3 + 4, यानी कि ये 3 अलग हो जाएंगे, ये 3 जो है सजातीय हो जाएंगे और ये जो 4 हैं यह 4 जो है विजातीय हो जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो दीर्घ 7 स्वर थे ये किस तरह से सजातीय और विजातीय, इसमें जातीय और विजातीय कैसे आ रहा है, तो इस बात को भी हम समझ लेते हैं। अभी इसमें जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। इसमें देख लिया हमने स्वरों का वर्गीकरण कर लिया। इसके निम्न जो है आधार हैं, उच्चारण मात्रा के आधार पे 3 है, लघु, मूल या दीर्घ, गुरु या प्लुत या लुप्त। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे मूल, ह्रस्व, लघु और दीर्घ या गुरु, यानी कि 2 ही हैं। अब जो दीर्घ है उसके भी 2 भेद हैं, सजातीय और विजातीय। इसको जो है हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल हम जो है सजातीय और विजातीय में क्या अंतर है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेंगे सजातीय इसमें हेडिंग हम डाल लेंगे सजातीय स्वर, और यहाँ पर हेडिंग प्रकार देख लेंगे विजातीय स्वर। अब देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है किस रूल से, कभी आपने ये पढ़ा है क्या ये सही है, सजातीय विजातीय स्वर होते हैं? तो हाँ जी हाँ होते हैं। और ये किस में होते हैं? ये होते हैं दीर्घ में ही इनका बंटवारा होता है। और दीर्घ कौन कौन से हैं? दीर्घों को यहाँ लिख लेंगे हम, आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है,
उसके बाद आपका ए है, ऐ है, ओ और औ। ये 7 हैं आपके। इनकी संख्या 7 है। इनकी 7 संख्या है, जिसमें जो है आपके जो 3 हैं वो सजाती हैं। सजाती में 3 हम ले आएंगे। आ है, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। ये जो है 3 जो है सजातीय हैं। अब ये सजातीय क्यों हैं और ये जो है विजातीय क्यों है? विजातीय या इनको हम संयुक्त भी कहते हैं। एक और नाम से इनको पूछा जाता है संयुक्त स्वर। हमने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के मेल से या 2 से अधिक वर्णों के व्यंजनों के मेल से जो बने थे, जो वर्ड थे, वो क्या थे? व्यंजन थे, यानी कि संयुक्त व्यंजन थे। अब यहाँ पे जो है 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से बन रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे। जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ। ये 4 हैं। ये 4 जो है विजातीय या संयुक्त स्वर हैं। और जो है ये जो है इनको देखे एक और नाम अभी पढ़ाते वक्त याद पड़ रहा है, मूल दीर्घ स्वर भी है। इनको कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर के नाम से प्रश्न भी पूछा जाता है। अब हम समझ लेंगे कि सजातीय या मूल दीर्घ स्वर क्यों है और ये विजातीय क्यों है और ये संयुक्त स्वर क्यों है। तो पहले देख लेते हैं सजातीय को। सजातीय इसलिए है कि जो आ है इसका जब मेल हुआ था तो इस मेल में जो है अपनी ही जाति का अ और अ स्वर मिल करके आ का निर्माण कर दिया। ई का जब निर्माण हुआ तो इसमें जो है ई और ई, यानी कि जो लघु ई है और लघु ई दोनों मिल करके ने दीर्घ ई का निर्माण कर दिया। उसी तरह से जब ऊ का निर्माण हुआ तो लघु ऊ और लघु ऊ दोनों मिल करके दीर्घ ऊ का निर्माण कर दिया। तो इसलिए जो है इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। एक तो मूल स्वर होते हैं जो मैंने बता दिया था कि अ, ई, ऊ और री, जो मूल स्वर हैं उन्हीं से सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है हम इन्हें ये समझा कि ये चूँकि एक ही जाति के मेल से बने हैं इसलिए जो है यह सजातीय कहे जाते हैं। या आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि मूल दीर्घ स्वर में, तो ये सारे आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछा गया तो ये 7 आते हैं। लेकिन अगर आपसे संयुक्त स्वर पूछ दिया गया या विजातीय पूछ दिया गया तो इन्हीं चारों में से पहचानना है। यदि आपसे जो है सजातीय स्वर पूछ लिया गया या मूल दीर्घ स्वर पूछ लिया गया तो फिर आपको इनमें से पहचानना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या समझाया अभी आपको। मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर, सजातीय स्वर का अंतर आपने समझ लिया होगा। अब इसे देखते हैं कि ये जो है विजातीय स्वर क्यों है। विजातीय इसलिए है विजातीय इसलिए ये है कि जो ये जो बना है इसमें जो है अ और ई का मेल हुआ है। अ और ई दोनों जो है अलग अलग जाति के स्वर हैं, इसलिए जो है जब इनके मेल से कोई वर्ड बनेगा, वर्ड कौन सा वर्ड बना? ए बना, तो इसलिए इसे हम विजातीय कहते हैं। जैसे शादियां होती हैं, जब एक ही जाति में शादी होती है तो वह जातीय होती है। लेकिन अगर हम कोई बच्चा जो है प्यार मोहब्बत में पढ़ के किसी और जाति के लड़के या लड़की से शादी कर लेते हैं तो वह अंतर जाति विवाह होता है। तो उसी तरह से यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पे अंतर जातीय विवाह हो रहा है अ और ई का, और यहाँ पर जो है ये बच्चा पैदा हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ इसी तरह से जब ऐ बन रहा है तो ऐ बनेगा तो इसके लिए जो है अ का मेल हो जाएगा ए से, फिर आपका जो है ऐ बन जाएगा। अब उसी तरह से जो है
अगर वो बनाएंगे तो अ का मेल हम कराएंगे ऊ से, और तब जा कर के वो बनेगा। और जब हम अ का मेल जो है ओ से करवाएंगे तब जो है यहाँ पर अ का निर्माण हो जाएगा। तो अंतर आपको समझ में आ गया। यह एक ही जाति के जो स्वर वर्ण हैं वो मिल करके यहाँ पे जो है दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे दो जातियों के स्वर वर्ण मिल करके किसी जो है स्वर वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इनको विजाति कहा जाता है या इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे लेक्चर में देखते हैं। इसके पहले हमने देखा था उच्चारण मात्रा काल के आधार पर देख लिया था, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर देख लिया था। अब अगली क्लास में जो है ये तीन जो आधार हैं, जीवा के उत्थापित होने के आधार पर, मुख विवर के आधार पर या ओठों की आकृति के आधार पर, तो इसको हम देखेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो उच्चारण स्थान है उसको भी समझेंगे। अगर एक साथ अगर मैं सारा पढ़ाती हूँ तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अब मुझे छुट्टी दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बोल भी दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।